गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड द्वारा हाल ही में मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिलीज़ किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये चीज़ को इसीलिए हम लोग को मॉडल प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए मैंने इससे पहले भी आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग का जितना भी मॉडल प्रश्न पत्र है दूसरे सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट किया है। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से जुड़ी किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे भौगोलिक क्षेत्र मतलब समझ लीजिए कोई देश है, कोई देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब जो लोग हैं वो एक दूसरे से किस कारण जुड़े होते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है समान संस्कृति के वजह से, तो ये तो बात सही है। समान इतिहास के वजह से, ये भी बात सही है। भाषा और लोक परंपरा के वजह से, ये भी बात सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि डी में दिया हुआ है। तो इसका 1 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जहाँ कि आपको पता है कि ये जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे। तो वो कहाँ के चांसलर थे, वो ऑप्शन सी प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के थे, प्रसा के। तो आपका ऑप्शन 2 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो किसान आंदोलन का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो देखिए सरदार पटेल का यहाँ बात है तो पहले इतना ये जानिए कि खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन आपका हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हो गया, ये तीनों आंदोलन देखिए चंपारण वाला गांधी जी द्वारा, और देखिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे द्वारा, खेड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा, और आपका सरदार पटेल द्वारा आपका बारदोली आंदोलन को किया गया था। और वहीं के महिलाओं ने सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का नाम में सरदार लगाना चालू कर दिया था। तो सरदार की उपाधि उन्हें बारदोली की महिलाओं से मिली थी। और बारदोली है कहाँ, तो बारदोली आपका गुजरात में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो 3 का बी हो जाएगा बारदोली आंदोलन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। जैसा कि आपको पता है कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आपका 1928 में आया था। ठीक है, लेकिन इसका स्थापना ब्रिटेन में 1927 में ही हो गया था। तो 1928 में भारत आया, और जब ये भारत आया तो इसमें एक भी भारत के कोई भी इसमें जुड़े हुए नहीं थे। कोई भी एक प्रतिनिधि इस ग्रुप में नहीं थे, इस कमीशन में शामिल नहीं थे। इसीलिए इसका विरोध किया गया और इसे गो बैक साइमन के नारे के साथ इसका बहुत ज़ोर से विरोध किया गया। तो ठीक है, तो इसके लिए अब ये आया किस लिए था, तो इसमें क्या था कि संविधान को लेके, इसमें संविधान व्यवस्था को लेके इसमें देखने के लिए, देख रेख करने के लिए आया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत में संविधान के व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया था। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो जैसा कि आपको पता है एशिया और चीन जैसे जो आपका जो है, एशिया में चीन है, यूरोप है, आपका यूरोप जो हो गया एशिया और चीन का। तो ये सब का जितना भी आप लोग का जो व्यापार चलता था वो चलता था किससे, सिल्क रूट से। तो सिल्क रूट को इंग्लिश में हम लोग इसको सिल्क रूट कहते हैं, और यदि हिंदी में बोले तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं रेशम मार्ग। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 का बी आपका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग।
तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो अमेरिका में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि हम लोग जानते हैं अमेरिका का एक बहुत ही नामी कंपनी है फोर्ड कंपनी, वो बहुत सारी कारें को निकालती है। तो यही असेंबली लाइन वाला जो यूज़ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो आपका हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया था। तो हेनरी फोर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल किया गया है? तो हम लोग आप लोग यदि चित्र देखे होंगे तो उस चित्र में देखिएगा कि चारों तरफ आपका उद्योग किस तरह से बस रहे हैं और नए नए जो कारखाने खुल रहे हैं उसके बारे में आपका चित्रण किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उद्योग के उठने से है या उसका वृद्धि करने से उसका महिमा का पता चलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो देखिए इससे और एक प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आविष्कार 1764 में किया गया था। और 1764 में किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हरग्रीव्ज। ठीक है, तो जेम्स हम लोग बोल सकते हैं हरग्रीव्ज। ठीक है, हरग्रीव्ज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया था। तो ये किसकी प्रक्रिया को वृद्धि की थी? तो ये कताई की। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो यदि पहला प्रिंटिंग प्रेस यदि आपका बोला जाएगा तो पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1557 में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा ये प्रिंटिंग प्रेस भारत लाया गया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यदि बोला जाएगा उसका स्थापना यहाँ भारत में कब किया गया ब्रिटिश द्वारा? तो वो था 1684। लेकिन सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो बोल सकते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गैली क्या है? तो गैली याद रखिएगा ये एक तरह का क्या था? ताम्रपत्र था। तो सॉरी, ये था चर्मपत्र। इसका आंसर आपका हो जाएगा चर्मपत्र, मतलब चमड़े का पत्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का यदि बंटवारा होता है तो उसे सत्ता का किस तरह का वितरण कहते हैं? तो देखिए तीन आपका ऑप्शन दिया है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दबाव समूह, सामुदायिक। तो देखिए आप पहले इसको समझ लीजिए अच्छा से। आपको हम बता देते हैं कि देखिए यदि हम लोग ऊपर से नीचे तक यदि सरकार देखते जाएं तो आपको पता है कि सबसे ऊपर का जो सरकार होता है वो केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, उसके नीचे आपका राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के नीचे आपका आता है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो 3 लेवल का आपका सरकार होता है, 3 स्तर के सरकार होते हैं। ये हो गया ऊपर से नीचे तरफ। और ऊपर से नीचे तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, लेकिन इसका ये 3 पार्ट में बटा होता है, केंद्र रहे, चाहे राज्य रहे, चाहे स्थानीय रहे। तो देखिए केंद्र जो है वो आपका हो जाएगा पहला कौन? विधायिका। ठीक है, आपका हो जाएगा विधायिका। फिर आपका हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद अगला आपका हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये किस तरह से हो रहा है? ये इधर से इधर हो रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आपका क्षैतिज है और ये ऊपर से नीचे हो रहा है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो ये हो सकता है ऊर्ध्वाधर। देखिए आपका प्रश्न ये भी बन सकता है केंद्र, राज्य और स्थानीय वाला, तो उसका आंसर ऊर्ध्वाधर होगा। लेकिन इस तरह वाला यदि होगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षैतिज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 का ए, क्षैतिज आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत संघ में इस समय है कितने राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित राज्य?
वो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में अभी 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र हैं। संघीय क्षेत्र मतलब होता है यूटी या फिर केंद्र प्रशासित राज्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको का ओलंपिक का ये जो कहानी है ये नागरिक अधिकार आंदोलन से था। तो आपको पता होगा ये किससे जुड़ा हुआ था, ये नागरिक अधिकार आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो अस्पृश्यता का मतलब आप समझ लीजिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, याद रखिएगा। तो छुआछूत जो है ये जो कुरीतियाँ था इसको समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया था। तो इसका याद रखिएगा क्योंकि ये हम लोग का देश के लिए खतरा है, इसीलिए 17 याद रखिएगा, 17 खतरा। तो इसका अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 17। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। सबसे पहले आप देखिए बामसेफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है। तो बामसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए BAMSCEF, ठीक है। बी से आपका होता है, बी से होता है बैकवर्ड, ठीक है। बी से होता है आपका बैकवर्ड, ठीक है। बी से हो गया बैकवर्ड। उसके बाद ए से हो गया आपका एंड, ठीक, बैकवर्ड एंड। एम से आपका हो गया माइनॉरिटी, ठीक है। एम से हो गया आपका माइनॉरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइनॉरिटीज। उसके बाद सी से हो गया कम्युनिटीज़, ठीक है, कम्युनिटीज़। उसके बाद आपका हो गया कम्युनिटीज़। उसके बाद ई से हो गया आपका एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब आप जानते होंगे कर्मचारी। और आपका एफ से हो गया फेडरेशन, FED फेडरेशन, समझ गए। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा ये बोलिविया में स्टार्ट किया गया था। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बोल सकते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का बी, सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। इसी तरह का एक आपका फेडकोर भी है, याद रखिएगा। फेडेकोर जो है ये इंजीनियर तथा स्थानीय कामकाजी लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। जो आपका फेडेकोर है ये भी आप याद रखिएगा, FEDE फेडेकोर COR, ठीक है। फेडेकोर ये किसके द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंजीनियर, ठीक है, और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छा से पता होगा, इसका मान्यता देने वाला कौन होता है, चुनाव आयोग। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, वो चीज़ पूछा जा रहा है। क्या वो उत्तरदायी होती है, सही बात है। जिम्मेदार होती है, सही बात है। वैध सरकार होती है, सही बात है। तो हम लोग इसका ऑप्शन बोल सकते हैं कि उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। यदि श्रेष्ठतम आपका पूछा जाएगा तो देखिए सबसे श्रेष्ठ है आपका RTI, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सूचना का अधिकार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सूचना का अधिकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RTI। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको स्टार्ट कब किया गया था, इसका स्थापना 2005 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इससे राजनीतिक सुधार किया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। तो देखिए सीटें आरक्षित के लिए हर जगह ये किया गया है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, लेकिन अभी तक सब में लागू नहीं हो पाया है। आपका बस लागू हुआ है तो वो हुआ है आपका पंचायती राज में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको ये भी पता होना चाहिए वो कितना आरक्षण है आपका, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होती है,
ठीक है, पंचायती राज में। तो आपका 19 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि आपको पता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये नर्मदा नदी पर बनने वाले एक बांध को लेके था। ठीक है, तो इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन इसमें देखा जाएगा तो इसमें कौन मेन था, मेन रोल किसके द्वारा निभाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेधा पाटेकर। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटेकर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यदि समाप्यता के आधार पर बोले तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं? एक हो गया नवीकरणीय, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका अनवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2। तो बोल सकते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका दिया है 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन में। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो यदि काली मिट्टी यदि हम लोग देखें तो काली मिट्टी आपका देखिए महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, राजस्थान। आते हैं अगला प्रश्न पर। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। जैव विविधता मतलब जीवों में अलग अलग विविध प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं भारत में, उसको कम कौन कर सकता है? मतलब अलग अलग जीवों को ख़त्म कौन कर सकता है? तो देखते हैं। वन्य जीव के आवास का विनाश, सही बात है, इसके कारण हम लोग का क्या हो रहा है? जैव विविधता कम हो रहा है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, सही बात है, ये भी सही है। और पर्यावरण प्रदूषण और दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगना, उससे भी हम लोग का जैव विविधता समाप्त हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? उपर्युक्त सभी। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का यदि देखेंगे तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। बाढ़ पर नियंत्रण, सही बात है। सिंचाई की सुविधा, सही बात है। जल विद्युत उत्पादन, सही बात है। मतलब तीनों हम लोग बोल सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला आदि किस तरह के फसलें हैं? तो याद आपको पता होगा कि ये जो होता है इसको हम लोग रोप के हम लोग करते हैं या फिर हम लोग इसको बोते हैं। तो ये किस तरह के फसलें हैं? तो ये रोपन फसलें हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रोपन फसलें होंगी। चलिए तो आते हैं अगला प्रश्न पर। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? किस फसल ऋतु में की जाती है? तो किस ऋतु में हम लोग का भारत में धान की खेती की जाती है? तो वो हम लोग को याद होना चाहिए कि खरीफ के सीज़न में इसको किया जाता है। तो खरीफ सीज़न मतलब हम लोग को बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपको पता है कि कब से चालू होता है, जो कि जून से लेके आपका कब तक, अगस्त तक जो चलता है, वो हो गया आपका खरीफ फसल, ठीक है, जब आपका मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोयले की खान में से कौन झारखंड राज्य में स्थित है? तो झारखंड में एक फेमस जगह है, आपको पता है, जो कोयले के लिए फेमस है। तो वो कौन सा हो गया आपका? इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा है वो चीज़ देखिए। जो तलचर है ये तो आपका हो गया उड़ीसा में, ठीक है। तलचर जो है ये आपका हो गया कहाँ? उड़ीसा में। तो देखिए ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। अगला है आपका ये बोकारो तो हाँ यही है आपका झारखंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो। लेकिन सिंगरेनी कहाँ है? ये आपका हो जाएगा कहाँ? सिंगरेनी महाराष्ट्र में। और रानीगंज आपका कहाँ है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका झारखंड वाला पूछा है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बोकारो है। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो देखिए आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है? मतलब जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टली किससे, जो नेचर से जुड़ा होगा, प्रकृति से जुड़ा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ दिया है चीनी उद्योग, तो चीनी हम लोग गन्ना से निकालते हैं, तो गन्ना हो गया प्राथमिक। और ये आपका चीनी ये नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद यदि देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग, ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, लोहा जो है हम लोग डायरेक्टली धरती से निकालते हैं, ये खनिज है।
तो हम लोग बोल सकते हैं 28 का बी आंसर होगा। सूती क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग इसको कॉटन से निकालते हैं और उर्वरक जो है ये भी हम लोग मिट्टी से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका आंसर लौह इस्पात उद्योग होगा। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता है? यदि 1 लीटर यदि अपशिष्ट यदि मिला देते हैं तो याद रखिएगा इसका 8 गुना वो नदी को प्रदूषित कर देता है उस जल को। तो 8 गुना जितना है उससे 8 गुना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए पूछा जा रहा है असत्य है, तो क्या असत्य है देखते हैं। पहला, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, सही बात है, तो ये तो सही बात हो गया। उबड़ खाबड़ जमीन पर भी बनाई जा सकती है, तो ये देखिए उबड़ खाबड़ जमीन में भी हम लोग सड़क बना सकते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, सही बात है। सड़क जो है वो दूसरे और जो परिवहन के हैं, रेलवे चाहे और जो हो गया आपका एयरवेज, सब के लिए वो हेल्प करता है सड़क परिवहन। तो ये हो गया आपका आंसर सही। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ये गलत आपका दिया है। रेलवे में ज़्यादा लागत होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि रेलवे से ज़्यादा लागत किस में बोला जा रहा है, ये सड़क परिवहन में, जो कि गलत है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे की जाती है? तो यदि देखेंगे कि किस आधार पे यदि की जाती है मानव का, तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, सही बात है, इससे होता है। फिर आपका हो गया शिक्षा, इससे भी होता है। और प्रति व्यक्ति आय, इससे भी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, 31 का डी। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी मतलब आने वाला जो पीढ़ी है उसको परिभाषित करता है, उसका कल्याण को, मतलब आने वाले के लिए उसको कल्याण मतलब उसको हेल्प करेगा। तो ये हम लोग सतत पोषणीय विकास में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग अपना धारणा लेके उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, धारणीय विकास। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, 32 का। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो सरकारी अस्पताल में काम कर रही है, इसका मतलब वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो सलमा किस क्षेत्र के गतिविधि में संलग्न है? तो यदि इसको हम लोग बोलेंगे तो याद रखिएगा ये किस में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये संगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये संगठन से जुड़ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है आपका 34। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र में हम लोग का कौन कौन सा आता है? तो देखिए इसमें होता है परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र से गतिविधि में ये शामिल होता है। तो हो गया ये आपका 34 कंप्लीट। आते हैं 35 में। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण कौन सा होगा? मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, मतलब वस्तु का एक्सचेंज करना। तो देखते हैं किसमें किसमें वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। तो देखिए एक गाय दिए तो वो बदले में क्या दिया, गाय की जगह बकरी दिया, इसमें पैसा कहीं यूज नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। यदि देखते हैं अगला आगे इसका ऑप्शन, तो एक गाय के बदले 10,000 में बेचना। तो हम लोग बोल सकते हैं तो एक 10 बेचना मतलब पैसा यहाँ दिया जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद देखिए बैंक से गाय प्राप्त करना। तो देखिए इसमें भी आपका बैंक मतलब पैसा का बात आ गया। गाय का दूध बेचना मतलब इसमें भी आपका पैसा का बात आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो व्यापारिक बैंक का क्या काम है? तो देखिए शाख निर्माण, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये लोन दे सकता है, लोन जमा कर सकता है। शाख निर्माण मतलब बोल सकते हैं कैश का निर्माण, कैश। उसके बाद दूसरा हो गया ऋण देना, फिर दूसरा हो गया आपका ऋण देना, तीसरा हो गया आपका क्या, जमा स्वीकार करना। तो ये तीनों ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 37 में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है।
तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उसका जो कंट्रोल होता है वो एक से अधिक देशों में होता है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है कि एक से अधिक देशों में। तो बोल सकते हैं एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है आपका 38। तो 38 में आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की कंपनी है। यदि फोर्ड मोटर यदि कंपनी बोले तो अभी हम लोग बताए थे कि हेनरी फोर्ड द्वारा इसको स्थापित किया गया था असेंबली लाइन के द्वारा, और ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। तो बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका देश की कंपनी है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो हॉलमार्क जो है वो हम लोग किस में देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं आभूषण में। यदि आपको ज्वेलरी खरीदे हैं तो आप देखिएगा उसमें आपका हॉलमार्क लगा होगा। तो बोल सकते हैं इसका आंसर आपका 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है वो है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपको किस तिथि को मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका हो गया सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी का, सोशल साइंस का, जो आपका क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम में आने लायक है। और याद रखिएगा इसके साथ हम बहुत सारा आपका फैक्ट बता दिए हैं, जो एक क्वेश्चन नहीं समझा जाए तो आपका उससे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए यदि आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो हम देते रहें जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।